नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्ग 2 का एक पुराना पेपर जो 2018 में हुआ था और ये 17 फरवरी 2019 में जो सेकंड शिफ्ट था उसका पेपर है। और इनके क्वेश्चंस बाल विकास के हम देखते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो। तो दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा टारगेट बस इतना है कि जिससे आप पता कर सके कि जो जो सीटीईटी या शिक्षक भर्ती पेपर में जो बाल विकास का पोर्शन आता है वो क्वेश्चंस कितने टफ हो सकते हैं या कितने इजी हो सकते हैं, हमको ओवरऑल पूरा कवर करना है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश टीईटी या सीटीईटी अभी होगा तो इसमें जो स्कोरिंग मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा हाई जाले आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो होते हैं, जो एक स्टूडेंट होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाता है और कई लोग जो होते हैं वो थोड़े से डाउट्स क्लियर करके नहीं जाते, इसलिए उनकी जो मार्किंग होती है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। लेकिन जो अच्छे से जो एक स्टडी के साथ पढ़ता है उसकी जो मार्किंग है वो थोड़े से हाई लेवल होता है। और सीटीईटी की भी खास बात है, यदि आप मात्र 90 नंबर ले आते हैं तो आप इजीली क्वालिफाइड हो जाते हैं। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 84 से 85 नंबर क्वालिफाइड में हो जाते हैं। तो ये मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ भी नहीं होता और टफ भी होता है। यदि आप डाउट्स सही क्लियर कर ले तो ये इजीली पेपर निकल जाते हैं। फिलहाल हम समझते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस ये है, पहला क्वेश्चंस कि जो मूर्तिकार होते हैं उनके अंदर जो कौन सी बुद्धिमत्ता होती है। अब समझिएगा, जो मूर्तिकार होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धिमत्ता होती है। पहली प्रकृतिवादी, दूसरी स्थानिक, तीसरी अंतर्वैयक्तिक और चौथी शारीरिक गतिक या बॉटली किनेथेटिक। तो आपको याद रखना है जो मूर्तिकार होता है उसके अंदर कौन सी जो बुद्धिमत्ता होती है स्थानिक होती है। तो अब पेपर में जब भी अब क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो विच इंटेलिजेंसी डू नेविगेटर एंड द स्कल्पचर हैव, तो आपको स्थानिक ही लगाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मिश्रित विधि, दूसरा है अनुदैर्ध्य वृद्धि, तीसरा है क्रॉस अनुभागीय विकास और चौथा है हमारा विस्तारित विधि। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा अनुदैर्ध्य विधि, लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ। आपको याद रखना क्वेश्चन बोला गया वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। पहला ऑप्शन है अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में, दूसरा परीक्षा पास करना, तीसरा पुरस्कार जीतना और चौथा अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों बोलता है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खालिस्तान होते हैं। जो बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल जो प्रारंभिक अवस्था चलती है, तो बच्चा क्या होगा, बहिर्मुखी होगा, दूसरा निस्वार्थ होगा, तीसरा स्वकेंद्रित होगा और चौथा परोपकारी होगा। तो जब बच्चा छोटा होता है तो याद रखिएगा हम बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था जब बच्चे की चल रही तो बच्चा स्वयं केंद्रित होता है। आप खुद देख सकते हैं जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने आप में मग्न रहता है और वो खुद ही खेलता रहता है और हंसने लगता है और रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया जाता है। तो दो है ऑप्शन, एक ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन सी है हमारा डी है हमारा 3। तो जो इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं 5। अब दोस्तों, यदि आपने मास्लो का सिद्धांत आवश्यकता का नहीं पढ़ा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मास्लो का सिद्धांत पढ़ें। तो उसमें एक ग्राफ जो बन के आता है तो उसमें आप देखेंगे 5 स्टेजेस होती हैं। उन 5 स्टेजेस को क्रम में पढ़ना, क्योंकि कभी कभी जो पेपर में आता है बोलता है मास्लो के सिद्धांत की प्रथम स्टेज क्या है, या फिर पूछ लेते हैं मास्लो के सिद्धांत की मध्यम स्टेज क्या है या सबसे लास्ट स्टेज क्या होती है, ये पूछते हैं। लेकिन आपको 5 तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा। पहला,
आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करेगा। दूसरा, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करेगा। तीसरा, अधिक चिंतन और बातचीत कम। और चौथा होगा, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है कि जो बहिर्मुखी बच्चा होता है वो क्या करेगा, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। तो अंतर्मुखी बच्चे जो होते हैं वो आप कहीं ना कहीं कम बात करते हैं, लेकिन जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं उनको एक ऐसा वातावरण चाहिए रहता है जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें और वो अपनी चीज़ों को उनके सामने प्रदर्शित कर सके, इसलिए उसको वातावरण कैसा चाहिए होता है, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी शब्द से निम्न से लिया गया है, और ये क्वेश्चन वर्ग 3 में भी आएगा, इसलिए इसको समझिएगा। पहला इनमें से कोई नहीं, दूसरा यूनानी, तीसरा लैटिन और चौथा जर्मन। जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द है वो एक तो मैं बता देता हूँ, जो पर्सनालिटी शब्द होता है वो पर्सोना वर्ड से मिलकर बनता है। तो ये जो वर्ड होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व आधारित अनुमानिक परीक्षण से मूल्यांकन के परिणाम हैं सरल, दूसरा विवादास्पद, तीसरा व्यर्थ और चौथा वस्तुनिष्ठ। तो जो व्यक्तिगत आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन का परिणाम क्या होता है, वो होता है विवादास्पद। क्यों? उन्होंने बोला कि व्यक्तित्व के आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन का परिणाम क्या होगा, वो विवाद। अब जैसे कभी कभी किसी का जो व्यक्तित्व होता है वो किसी के सामने सही तरीके से नहीं आ पाता, लेकिन जो उसका इंटरनल व्यक्तित्व वो कुछ और रहता है, और जो एक्सटर्नल व्यक्तित्व होता है या पर्सनालिटी होती है वो कुछ और होती है। तो इसमें से आप सही तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, इसलिए जो परिणाम क्या होगा वो विवादास्पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? आपका एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट बना रहता है कि उसको चोट लगेगी। पहला क्या होगा, शालीनता या ऑटिज्म। दूसरा, ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार। तीसरा, चिंता विकार। और चौथा, अधिगम अक्षमता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चिंता विकार। देखिए, चिंता विकार क्या होता है कि एक तरीके से आप किसी के बारे में बहुत सोचना, और सोचना भी कैसा, नेगेटिव। तो यदि आपका छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो आपको 24 घंटे या जितने ड्यूरेशन में स्कूल में रहता है वो एक चिंता बनी हुई रहती है चोट लगने के कारण, तो उसको हम कौन सा विकार बोलेंगे, चिंता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभावतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है। पहला, जो अधिगम को प्रभावित कर सकता है, इन 4 ऑप्शन में से हमको आंसर बताना है। तो पहला क्या होगा, शरीर द्रव्यमान। दूसरा होगा बुद्धिमत्ता। तीसरा होगा अनुभव। और चौथा होगा अभिप्रेरणा। तो हमको पता करना है, तो ये क्या होगा, जो हमारा बॉडी मास है वो कुल मिला के अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता, अनुभव और अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है। पहला, वाक्य पूर्णतः परीक्षण। दूसरा है NEOFFI। तीसरा है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। और चौथा है नियंत्रण का ठिकाना या लोकल कंट्रोल। तो जो RV कैटल के जो सिद्धांत, पहला होता है तरल ठोस, एक होता है प्रतिकारक और विशेषकर का सिद्धांत जो RV कैटल ने दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 16 व्यक्तित्व कारक प्रभावित प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनायर। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आपको RV कैटल के सिद्धांत भी याद करना है, और उसमें आपको कितने जो कारक याद करना है, तो याद कर लीजिएगा 16। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो RV कैटल को एक कटहल बना लीजिए जो आप खाते हैं, वो कितने रुपए किलो है, वो 16 रुपए किलो है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा याद, उसके कारक कितने होते हैं, 16 प्रश्नावली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान है। एक संभावना, दूसरा एक निश्चितता, तीसरा एक प्रश्न और एक चौथा है एक धारणा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा एक संभावना। समझिएगा, आप किसी के भविष्य को अभी आज की परिस्थिति देख के जब उसके भविष्य के बारे में गणना कर रहे हैं तो उसके लिए एक मिला के एक संभावना हो सकती है, क्योंकि आप किसी के भविष्य को नहीं बता सकते। तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें, एक संभावना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना। समझिएगा, उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना सहसंबंध है, आगमनात्मक है, आकस्मिक है और निगमनात्मक है। तो जो इसका आंसर क्या होगा, आगमनात्मक। आपने आगमन और निगमन विधियाँ यदि पढ़ी होगी तो आगमन विधि हमेशा उदाहरण से नियम की ओर चलती है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे। इसका अर्थ है, जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो कैसे विश्वास करते थे, उसका अर्थ क्या बताइएगा। पहला, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। दूसरा, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। तीसरा, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है। और चौथा होगा, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र रहता है। तो जो बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो बोलता क्या है, वो बोलता है कि परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता। समझिएगा, परिवेश, परिवेश मतलब कि एक एनवायरनमेंट, किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। मतलब किसी का अच्छा व्यवहार है तो आपके आजू बाजू जो परिवेश रहेगा वो एक पॉजिटिव रहेगा। यदि कोई नेगेटिव बनता तो जो परिवेश या एनवायरनमेंट होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो एक दूसरे के कारण ही ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। पुनरुत्पादन या रिकॉल यानी याद करना। दूसरा, साक्षात्कार करना। तीसरा, अवलोकन करना। या चौथा होता है प्रयोग करना। अब देखिए, स्मृति की डेफिनेशन क्या है, जब अवचेतन मन से थॉट क्या आती है, कौन से मन में, चेतन मन में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्मृति या मेमोरी। क्योंकि आपको पता है बॉडी जो माइंड होता है, माइंड का जो एक बड़ा पार्ट होता है जो लगभग 1/3 या 1/9 आप बोल सकते हैं, वो होता है हमारा अवचेतन मन। ठीक है, और दूसरा होता है चेतन मन। अब समझिएगा, जब सोते हैं तो आपका कौन सा मन एक्टिवेट होता है, अवचेतन मन। और इसी से क्या आते हैं हमारे जो ड्रीम्स या सपने होते हैं वो कहाँ के कहाँ होते हैं, अवचेतन मन में। और जो प्रेजेंट टाइम पे आप करंट टाइम पे बैठे हुए रहते हैं वो कौन सा मन एक्टिव होता है, चेतन मन। तो स्मृति को निम्न विधि से मापेंगे। भाई किसी की स्मृति अच्छी है तो कैसे नापेंगे, रिकॉल। जैसे आपने देखा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि आपने ढंग से अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को क्लियर करी है, तो आपकी स्मृति क्या रहेगी, बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। लेकिन आपने चीज़ों को ढंग से पढ़ा नहीं है तो आपकी स्मृति क्या होगी, अच्छे से नहीं होगी। तो ये स्मृति को हम जो रिकॉल करने की उससे क्षमता से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिससे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। पहला, पितृसत्ता। दूसरा, जातिगत भूमिकाएं। तीसरा, लिंग भेद। और चौथा क्या होता है, समाजीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लिंग भेद। तो इसका जो आंसर है आपको याद रखना है, लिंग भेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। पहला, अदृश्य नकल। दूसरा, स्थानिक नकल। तीसरा, दार्शनिक नकल या दर्शनीय नकल। और चौथा होता है मॉडल नकल। जो इसका आंसर हो जाएगा अदृश्य नकल। तो भैया शब्द क्या है, बोला है मॉडल इमिटेशंस। इसका उपयोग किया है उन हिस्सों की नकल का वर्णन करने के लिए जो आप देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि किसी की अनुवांशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है। पहला, परिपक्वता के आधार पर। दूसरा, गर्भधारण के आधार पर। तीसरा, विकास के आधार पर। और चौथा, जन्म के आधार पर। तो जो इसका आंसर होगा वो गर्भधारण के आधार पर होगा। तो आप याद रख लीजिए कि किसी की भी अनुवांशिकता आप किसके आधार पर नापेंगे, गर्भधारण के समय पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परामर्श में खालिस्तान शामिल है। आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या शामिल रहता है। पहला, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना।
केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना और ज़रूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करना। तो जो एक परामर्श होता है वो क्या होता है, परामर्शदाता और व्यक्ति के जो बीच जो विचारों का आदान प्रदान और परामर्श करना, यही कहलाता है किसी को भी काउंसलिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक परीक्षण खालिस्तान डोमेन से अधिक संबंधित है। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा प्रभावी और चौथा होता है साइकोमीटर। तो यदि आपने साइकोमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ा है बाल विकास में तो आपको पता है ये कुल मिला के एक प्रशिक्षण होता है किसके लिए, दिव्यांगता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंटूरा का है। और फ्रेंड याद रख लीजिएगा जो सिद्धांत है, सिद्धांत आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, सिद्धांतों को ट्रिक से याद करिएगा क्योंकि करीबन 200 प्लस सिद्धांत हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो जैसा ये क्वेश्चंस वर्ग 2 में आया था, ऐसे क्वेश्चन आपको हर सेट पेपर में 2 से लेकर 4 तक जरूर मिलते हैं या कहीं ना कहीं सिद्धांत के इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि आपको ये सिद्धांत याद है तो डैम श्योर आप पेपर में मैक्सिमम जो आंसर होते हैं उनको सही तरीके से उनको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, बोलता है कि सामाजिक रूप में अपरिपक्व छात्रों को खालिस्तान छात्रों के रूप में जाना जाता है। पहला निर्भर, दूसरा अलग थलग, तीसरा आभासी और चौथा होते हैं सामाजिक। तो कौन से छात्र होंगे, निर्भर। जैसे समझिएगा अपरिपक्व, परिपक्व और अपरिपक्व वर्ड आप जानते हैं। परिपक्व क्या होता है कि जो बच्चा उस चीज़ को करने में माहिर हो कि उसके सिद्धांत को कहाँ कैसा यूज़ करना है, वो बच्चा परिपक्व कहलाता है। और अपरिपक्व बच्चा कहलाता है कि वो एक सामाजिक जो सिद्धांत है उनको नहीं मानता और कहाँ कैसे किस तरह से बात करना है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो किस पे क्या होते हैं, वो निर्भर छात्रों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अन्य लोगों से खालिस्तान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहला प्रतिक्रिया या फीडबैक, चौथा हतोत्साहन, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा तर्क। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्योंकि जब भी आप ऐप्स या जो कुछ भी मोबाइल में चलाते हैं तो उसके अंत में आपको क्या मिलता है, हमेशा फीडबैक देने के लिए बोला जाता है। तो कुल मिला के वो दूसरे लोगों से उस चीज़ के बारे में रिव्यू जाना होता है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गार्डनर के, अब गार्डनर का पहले मैं सिद्धांत बताता हूँ। गार्डनर का होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, दूसरा जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, तीसरा प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता और चौथा अपनी स्वयं की शक्तियां, कमजोरियां, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो जो गार्डनर ने बोला है आध्यात्म, उसके संबंध में क्या होता है, वो कुल मिला के जो जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता होता है। और इसको प्रदर्शित कौन ने किया था, गार्डनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू जजमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा या वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। दूसरा मानदंड के साथ तुलना कर छात्र के अधिगम मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी या लर्नर की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और चौथा है शिक्षक के लिए लाभप्रद, अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी लर्नर के गुण और दोष के बारे में मदद नहीं करता। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कुल मिलाकर क्या है, एक प्रक्रिया जिसमें धारणा, वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है अनुशासक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और पाठ योजनाकार के रूप में। तो जो इसका आंसर होगा एक मार्गदर्शक के रूप में। तो याद रखिएगा जब भी आप टीचर बन के जाएंगे और चूंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक तरीके से आप उसका क्या करेंगे, उनको गाइड करेंगे या मार्गदर्शन करेंगे जिससे उससे भविष्य में उनको उससे क्या मिल सके, लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि पहला यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। दूसरा छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरा, छात्र कक्षा में अपनी रैंक जान सकता है। और चौथा, यह छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के कार्यबोझ को कम करता। तो इसका जो आंसर होगा, छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, तो सहकर्मी मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेबियानो पहलम और मानोस गैने एट अल के अनुसार कक्षा में आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन है। पहला, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट, कक्षा में टाइम आउट। और तीसरा, शारीरिक दंड। और दूसरा होता है, चौथा होता है डिटेंशन। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट करना क्या कहलाता है, गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालिक सहित विघटन व्यवहार को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कभी कभी माता पिता दोनों अलग होते हैं, ऐसा खालिस्तान के नियम के कारण होता है। और यदि आपने ढंग से बाल विकास स्टार्टिंग में पढ़ी है तो ये सिद्धांत आपको मिलेगा। पहला, पृथक्करण का नियम बोलता है कि कभी कभी माता पिता दोनों से अलग होता है, जो बच्चा होता है माता पिता दोनों से अलग होता है। तो ये कौन सा रूल्स कहलाता है, सेग्रीगेशन का रूल्स है, विविधता मतलब वेरिएशन का रूल्स है, चौथा प्रभुत्वता का रूल्स है, और प्रतीप गमन का रूप है। तो ये होता है वेरिएशन का अर्थ। कभी कभी आप देखना, जो बच्चा होता है जो उनका डीएनए तो सेम होता है, माता पिता का डीएनए होता है, फिर भी वो बच्चा क्या होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी वेरिएशंस आती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो बच्चा होता है, यदि माता पिता को गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो बच्चे के अंदर क्या है, जो एंग्री ज़्यादा होता है, या फिर वो कुछ ही भावनाओं में उनसे क्या होता है, अलग होता है। तो ये कौन सा नियम बोलता है, वेरिएशन का नियम बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्टेनबर्ग की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। पहला, अनुप्रयोग। दूसरा, प्रतिचित्रण। तीसरा, इनकोडिंग। और चौथा है प्रतिक्रिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये 30 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो समझ में आया होगा कि बाल विकास इजी भी है और टफ भी है। लगभग 30 क्वेश्चंस में से 5 ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफ होते हैं, बाकी जो 25 जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, तो वो आपसे बन जाएंगे। लेकिन क्या है, हमको जो मार्किंग करनी है बाल विकास में 25 के ऊपर करनी है। पर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें, वही क्वेश्चंस आपको आगे चल के जो एग्ज़ाम्स होगी उसमें हेल्प करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, रात में सोने से पहले देखें और ध्यान से उसको पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो पेपर में हमेशा रिपीटेड होंगे। कमेंट करके बताएं आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।